चलो, सो नेक्स्ट रूल लिखेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड हंट्स रूल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन सीखे थे। अभी नेक्स्ट टाइटल लिखना है हंट्स रूल। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रूल। तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में श्रोडिंगर के बाद दो मेजर साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक पॉली और एक हंट। तो नेक्स्ट रूल लिख रहे हैं हंट्स रूल। अब देखो इस रूल में क्या है कि एक रूल तो इसका आईआईटी के एंगल से समझना है, जो एक्चुअली में हंट ने बताया, बट वो रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज में, तो हम लोग अपने स्कूल लेवल पे उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ। पहले आप इसका एक्चुअल रूल लिखेंगे। सो राइट डाउन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। राइट डाउन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर अभी नोट करो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। filling of electrons in degenerate orbitals filling of electrons in degenerate orbitals takes place filling of electrons in degenerate orbitals takes place in such a way that the multiplicity should be maximum. इसलिए इस रूल को हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। So filling of electrons in degenerate orbitals takes place in such a way that the multiplicity should be maximum. Filling of electrons in degenerate orbitals takes place in such a way that the multiplicity should be maximum. This is called Hund's rule of maximum multiplicity. और इसमें देखो दो तीन टेक्निकल टर्म है जो आपको बताना है। सबसे पहला टर्म बताया आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स याद है? ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। सेकेंड टर्म देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है एक मैथमेटिकल टर्म है, दिस इज कॉल्ड 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1। यहाँ पे टर्म लिखिए मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1। और यहाँ पे जो s है वो टोटल स्पिन है। मॉड का मतलब तो समझते हो ना? मॉड का मतलब समझते हैं ना? पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव लिखेंगे। आपको पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। तो टोटल स्पिन प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हर बार प्लस लिखना है क्योंकि 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1 है। समझ आया? तो हंट के रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में अगर फिल करेंगे तो इस तरीके से फिल करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को एग्जांपल से देखना है। सपोज करो हम p सब शेल के लिए फिल कर रहे हैं विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें p2 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लेट से। ठीक है, तो कौन कौन से पॉसिबल तरीके हैं वो लिखने हैं। तो आपको पता है कि p2 में p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी है। और ध्यान रखना है हंट्स रूल केवल तभी अप्लाई करते हैं जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सब केस में नहीं लगता, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अप्लाई करते हैं। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अपने p2 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जितने तरीके आपको समझ में आ रहे हैं सब ट्राई करो। तो देखो जैसे सबसे पहला तरीका मैंने लिखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दिया, एक तरीका। दूसरे तरीके से मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करा, एक ऑपोजिट स्पिन फिल कर दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी में एक ऐसे फिल करा और एक ऐसे फिल करा, सॉरी दोनों सेम स्पिन फिल कर दिए। ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितने तरीके समझ आ रहे हैं सब ट्राई करते जाओ। आपको जो जो आपको कोई नया समझ में आएगा तो वही मुझे बताना है, क्योंकि हंट ने बताया कि आप जितने तरीके से फिल कर सकते हैं सब लिख लो। उनमें से केवल वही करेक्ट है जिनमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। उनमें से केवल कौन कौन से करेक्ट है जिनकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। समझ आया? तो आप पहले सारे तरीके से फिल करके देख लो, फिर हम मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे सबकी। अभी तो आप एक ऐसे फिल कर सकते हो, ऐसे मान लो हमने 6 तरीके लिखे। और भी आपको कोई समझ आएगा तो आप वो भी लिख सकते हो।
सब अलग हो गया, जितने तरीके चाहो उतने तरीके लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चेक कैसे करना है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो भी मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। तो मल्टीप्लिसिटी का मैंने तरीका बताया, 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 मल्टीप्लिसिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। करो स्टार्ट। तो अब आप देखो मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं, तो पहले वाले केस में देखो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों ऑपोजिट स्पिन है, तो एक का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन कितना आएगा, माइनस हाफ। तो उसका स्पिन लिखेंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी अगर मल्टीप्लिसिटी लिखोगे, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1। उसकी मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे तो 2 टाइम्स 0 प्लस 1 लिखेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 1, राइट। अगले वाले केस का स्पिन लिखोगे तो देखो एक प्लस हाफ है तो दूसरा भी प्लस हाफ होगा, तो स्पिन 1 बनेगा। अभी तुम उसका उल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि इसको माइनस हाफ भी ले सकते हैं, तो दोनों माइनस हाफ भी लिए जा सकते हैं, तो ये माइनस 1 भी आ सकता है। समझ गया ना, मैंने अभी दोनों प्लस हाफ लिखे, आप दोनों माइनस हाफ लोगे तो भी ये माइनस 1 आएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि मॉड लगाने वाले हैं, तो चाहे प्लस 1 पे मॉड लगाए चाहे माइनस 1 पे मॉड लगाए, फाइनली 1 बन जाएगा। तो टोटल स्पिन विल कम आउट टू बी, टोटल मल्टीप्लिसिटी कम आउट टू बी 3। अगले केस में लिखेंगे तो भी सेम सिचुएशन है, इसको प्लस हाफ लिख सकते हैं, दूसरा भी प्लस हाफ है, टोटल स्पिन 1, 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी 3। इसके अगले वाले केस में देखो एक स्पिन हाफ है तो दूसरा सर्टेनली माइनस हाफ होगा, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन लिखा हुआ है, तो ये 0 बन गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स मॉड ऑफ 0 प्लस 1 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अगले वाले केस में देखो दोनों ऑपोजिट स्पिन है, तो आप दोनों माइनस हाफ लिख सकते हो, तो माइनस 1 आ जाएगा। 2 टाइम्स मॉड ऑफ माइनस 1 प्लस 1 लिखेंगे, तो फिर से मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है। लास्ट वाला केस चेक करेंगे, तो लास्ट वाले केस में भी क्या हो रहा है, देखो दोनों स्पिन सेम है, तो प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ s प्लस 1, टोटल स्पिन कितना बना, 3। तो जिनमें देखो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ रही है, कौन कौन से केस हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये चारों करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये दोनों इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको वो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है जिसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आई बात। तो फर्स्ट यू कैन राइट ऑल पॉसिबल मैनर, और उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। समझ आया। चलो तो एक और एग्जांपल ट्राई कर लो, लेट्स से P3 वी आर ट्राइंग। तो P3 के केस में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक तरीका तो ये है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करा दो, एक फ्री रखो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन अलाउड है बस। एक कॉन्फ़िगरेशन ये पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप तीनों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तीसरी पॉसिबिलिटी में एक ऑपोजिट फिल कर दो। समझ आया। ऐसे आप अलग अलग तरीके फॉलो कर सकते हैं, और भी जो आपको तरीका समझ आए वो भी लिख सकते हो, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और तरीका, जैसे मान लो सपोज करो हम लिख रहे हैं, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हमने 2 सेम स्पिन लिख दिया, एक ऑपोजिट स्पिन लिख दिया। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, इट्स अप टू यू। ओके, अब क्या करना है, वही सेम फिर से स्पिन चेक करो। सर थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर दीजिए। अब स्पिन चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो पहले वाले का स्पिन देखो प्लस हाफ माइनस हाफ हो गया, और तीसरा वाला प्लस हाफ हो गया, तो ये टोटल स्पिन बना हाफ। तो मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ हाफ प्लस 1, यानी कि 2। इस केस में टोटल स्पिन लिखेंगे तो ये हाफ प्लस हाफ, तीनों प्लस हाफ है या तीनों माइनस हाफ होंगे, तो आप तीनों माइनस हाफ लिखो चाहे तीनों प्लस हाफ लिखो, या तो +3/2 आएगा या -3/2 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मॉडुलस में आपको +3/2 और -3/2 से फर्क ही नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिसिटी आएगी 4। In this case, if you check, it is plus half, minus half, again plus half. Spin come out to be half. So this is 2 plus half plus 1. Spin multiplicity 2. अगला वाला केस चेक करेंगे। तो अगले वाले केस में ऐसा करता हूँ, तीनों अपोजिट लिख देता हूँ। अगले वाले केस में ये ऐसे लिख देते हैं तीनों। तो देखो तीनों माइनस हाफ हो गए हमारे हिसाब से, ये -3/2 हो गया,
तो 2 टाइम्स -3/2 पे मॉड प्लस 1 लिखेंगे, ये 4 आ जाएगा। अभी फर्स्ट वाले सेकंड वाला केस और फोर्थ वाला केस स्वाइप भी कर सकते हैं, मतलब थर्ड सेकंड वाले केस में सब -1/2 ले सकते थे और फोर्थ वाले केस में सब +1/2 ले सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि +1/2 और -1/2 का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता, तो आप किसी को भी +1/2 लिख सकते हैं, किसी को भी -1/2 लिख सकते हैं। इज दैट ओके? तो आप स्पेल किसी के लिए भी +1/2, किसी के लिए भी -1/2 लिख सकते हैं, दैट इज अलाउड। अब देखो इसमें मल्टीप्लिसिटी चेक कर रहे हैं, तो पहले वाले इस वाले केस में 4 आ रही है और इसमें 4 आ रही है, तो ये मैक्सिमम है, ये करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट है। समझ आया? तो हंड ने एक्चुअली में ये रूल बताया था, बट अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे हम बार बार इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करेंगे तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो इसी को सिंप्लीफाई करके इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पेयरिंग तब तक नहीं करा रहे हैं जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन का फिल नहीं कर दे रहे, सेम स्पिन का फिल नहीं कर दे रहे। देखो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, जैसे सपोज करो हम सबसे पहले ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं, उसमें देखो पेयरिंग करा रखी है इसलिए गलत है, इसमें हमने पेयरिंग करा रखी है इसलिए गलत है, समझ में आया? अगले वाले केस में देखो दोनों सेम स्पिन है और पेयरिंग नहीं है तो भी ठीक है, तो दो बातें ध्यान देनी है, एक तो पेयरिंग बचानी है, दूसरा ऑपोजिट स्पिन फिलिंग नहीं करनी है। तो इसी को सिंपल टर्म में लिख लो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, और यही आपको अपने स्कूल एग्जाम में लिखना है। अगर स्कूल में पूछा जाएगा हाँ स्कूल रिपोर्ट करो, तो आपको यही वाला रूल लिखना है, तो उसको फिर से एक बार लिख डालो रूल फटाफट। सो राइट डाउन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अब दोबारा से आंसर लिख रहे हैं हम लोग, ये आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक्चुअल रूल हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ऐसे होती है कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम चाहिए, रूल यही है। अब इसी चीज को इंटरप्रिटेशन में अगर सिंपल टर्म में लिखें तो देखो दो बातें समझ आएंगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पेयरिंग नहीं करानी है पहले, और हर ऑर्बिटल में एक सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इस चीज को लिख लीजिए, राइट डाउन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, in degenerate orbitals, in degenerate orbitals, pairing of electron will not take place. In degenerate orbitals, pairing of electrons, pairing of electron will not take place या will not start until in degenerate orbitals pairing of electron will not take place until and unless an electron of similar spin is filled in each orbital. So in degenerate orbitals, pairing of electron will not take place until and unless an electron of similar spin is filled in each orbital. बस आपने ये रूल फॉलो कर लिया तो अपने आप आपका मल्टीप्लिसिटी का रूल फॉलो हो जाएगा। अब जैसे देखो P3 में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना था तो पेयरिंग नहीं करनी थी और सब सेम स्पिन फिल करने थे, तो अब देखो जहाँ पे पेयरिंग नहीं करी और सब सेम स्पिन फिल करे वही दोनों करेक्ट है। P2 कॉन्फ़िगरेशन में भी देखो यही काम है, पेयरिंग नहीं करी है और सेम स्पिन फिल करें, तो देखो ये अपने आप करेक्ट आ रहे हैं सब। समझ आया? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उसमें पेयरिंग तब तक नहीं करानी है जब तक हर ऑर्बिटल में या हर सेम एनर्जी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का फिल ना हो जाए। समझ आया? तो अब जैसे देखो मान लो सपोज करो हम उसको P4 कॉन्फ़िगरेशन की चेक करके दिखा देते हैं आपको। अब अगर आपसे बोला जाए कि P4 कॉन्फ़िगरेशन सही से लिख के दिखाओ, तो P4 में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? ये 3 ऑर्बिटल है डीजेनरेट, पहला इलेक्ट्रॉन फिल करा, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन बिना पेयरिंग के, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम पेयरिंग बिना स्पिन के, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पेयर कराएंगे, तो देखो यहाँ पे पेयर करा दिया, दिस इज P4। समझ में आया?
अब इसी में P5 लिखेंगे, ध्यान से देखते चलना, देखो P5 लिखेंगे तो कैसे फिलिंग होगी। आप चाहो तो नंबर के साथ लिख लो, अच्छा रहेगा, 1 2 3 और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी 4 5। अभी ऐसे अगर P6 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अब सब पेयर हो जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बट फिलिंग का ऑर्डर समझना है, इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर, 1 2 3 और फिर इसकी पेयरिंग होगी, दिस इज 4 5 एंड 6। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बगल में आप नंबर के साथ लिख लो इस चीज को। मैं तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिखे हैं, आप अपने समझने के लिए इसको नंबर्स में भी लिख सकते हो। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वाला यहाँ आएगा, 2 3 4। समझ आया? मतलब ऑल्दो ये सही तरीका नहीं है लिखने का, बट आप अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तब तक नहीं करानी है जब तक सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में ना फिल हो जाए, तो स्पिन सेम का भी ध्यान रखना है। इसलिए पहले मैंने डायग्राम में आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताया, बट अगर किसी को नंबरिंग समझनी है तो उसको समझ में आएगा, ये 1 2 3 देन 4 5 एंड 6 ऐसे फिलिंग होती है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। राइट डाउन द नेक्स्ट टाइटल, स्टेबिलिटी ऑफ half filled and full filled orbital. Stability of half filled and full filled orbitals. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको पहले से समझेंगे, इसी से आपको अबव प्रिंसिपल के जो एक्सेप्शन वाला केस था वो भी समझ आएगा। तो देखो पहले इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। पहला टर्म लिखेंगे एक्सचेंज एनर्जी। So write down a technical term exchange energy. So write down, it is the amount of energy released. It is the amount of energy released it is the amount of energy released due to exchanges of similar spin electrons it is the amount of energy released due to exchanges of similar spin electrons in degenerate orbitals. Similar spin electrons in degenerate orbitals. Similar spin electrons in degenerate orbitals. It is the amount of energy released due to the exchanges of similar spin electrons in degenerate orbitals. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस more the number of exchanges more is the exchange energy more the number of exchanges more is the exchange energy, hence more is the stability of the orbitals. Yeah, hence more is the stability of the configuration, hence more is the stability of configuration. ठीक है, तो किसी डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जितने ज्यादा एक्सचेंज करेंगे तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और ध्यान रखना ये केवल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का केस है।
ओके, दूसरी एनर्जी जो हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पहले दोनों टर्म लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। दूसरा टर्म लिख रहे हैं पेयरिंग एनर्जी। सेकेंड टर्म इज पेयरिंग एनर्जी। So write down, it is the amount of energy required। पेयर कराने में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने मन से तो वो काम ये करेगा नहीं। So it is the amount of energy required it is the amount of energy required to pair up an electron, to pair up an electron in an orbital। तो किसी भी ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, सो मोर इज द पेयरिंग एनर्जी, more is the pairing energy, lesser is the stability। मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब मैं आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जैसे मान लो p3 कॉन्फ़िगरेशन लिया हमने, तीनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के फील्ड है, ये हाफ फील्ड है हमारे लिए। तो अब आपको कंपेयर करना है कि p3 कॉन्फ़िगरेशन p2 से भी ज्यादा स्टेबल होता है और p4 से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ये दो बातें चेक करनी है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे देते हैं। एक्सप्लेन बाय p3 configuration, explained by p3 configuration is more stable than p2 and p4 respectively। p3 कॉन्फ़िगरेशन p2 से भी ज्यादा स्टेबल होता है और p4 से भी ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे ही हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले p3 कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन ऐसे फिल होंगे, और p2 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऐसे आएगा। अब अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ एक्सचेंजेस चेक करें, जो p3 का इलेक्ट्रॉन है उसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो तीन एक्सचेंजेस हुए। तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड थर्ड से अपनी पोजीशन बदल सकता है, और सेकंड और थर्ड भी अपनी पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। टोटल 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। और p2 में देखो केवल एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है, 1 और 2 ही केवल अपनी पोजीशन स्वाइप कर सकते हैं। तो इसमें एक्सचेंजेस 1 हुए। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इसके ज्यादा है तो उसका मतलब p3 हैव more number of exchanges, hence more exchange energy। और more exchange energy तो more stability। तो तो सर p3, एक्सचेंज का मतलब कौन किसकी जगह ले सकता है हाँ ना? अपनी पोजीशन स्वाइप कर दिया। अच्छा, जितने ज्यादा ऑप्शन हो गए किसी के पास वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो सर ऐसे तो एफ सबशेल सर अगर हाफ फील्ड पूरा हुआ वो तो सबसे ज्यादा हाँ तो फिर अभी आ रहे हैं ना उस पर भी, वो तो अभी जितने आगे जाते जाएंगे उतनी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ये चीज P3 P4 के साथ चेक करेंगे तो बस P4 कॉन्फ़िगरेशन और लिख के देख लो एक बार। अब जैसे ही हम P4 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा आके, ऐसे होगा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखेंगे तो अभी भी 3 आ जाएगा, क्योंकि जो ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन है वो तो किसी से एक्सचेंज कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो स्पिन ही नहीं मैच कर रही किसी से। बचे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इन दोनों से एक्सचेंज कर सकता है, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 3 हुए, यानी एक्सचेंज एनर्जी तो सेम हो गई P3 P4 के लिए, लेकिन P4 के लिए मोर पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर करा रहे हैं, तो नेट एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो P4 कम स्टेबल हो जाएगा। इन P4 पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, so lesser stable than P3, यानी कि दोनों के पास जो एनर्जी रिलीज थी वो तो सेम थी, बट P4 का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में एनर्जी चली जा रही है, तो इसलिए P4 भी P3 से कम स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आई बात, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। अब यही चीज आप फुल फील्ड के लिए चेक कर सकते हो, आप P5 और P6 कंपेयर करो। अगले क्वेश्चन में फिर से यही चीज लिख लो, explain why P6 configuration is more stable than P5 configuration. Explain why P6 configuration is more stable than P5. Explain why P6 configuration is more stable than P5. और P5 और P6 कंपेयर करना है, फिर सेम लॉजिक लगा दो, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन पहले ड्रॉ करो। तो P6 के अंदर देखो सारे इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे, तो ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, दिस इज अ फुल फिल्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेस चेक करेंगे तो 3 + 3 6 आ जाएगा, तो एक स्पिन वाले 3 इलेक्ट्रॉन है, उनके 3 एक्सचेंज हुए, 1 2 और 3, और ऐसे ही 3 ऑपोजिट स्पिन वालों के लिए भी हो जाएंगे। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हुए, 6। समझ आया, जो तीनों सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है वो 3 एक्सचेंज करेंगे, और जो तीनों ऑपोजिट वाले हैं वो भी अपने 3 से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो टोटल 6 एक्सचेंजेस हो गए। समझ में आई बात। और अभी यहीं पे अगला केस बनाएंगे P5। ये P5 हो गया, इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस लिखेंगे अगर आप, तो सेम स्पिन वाले 3 तो 3 एक्सचेंज कर रहे हैं, और 2 अपोजिट स्पिन वालों का 1 स्पिन और आ जाएगा, तो 4 एक्सचेंजेस हुए। मोर नंबर ऑफ exchanges in P6, hence more exchange energy, hence more exchange energy, and more stable than P5. समझ आया। तो यहाँ पे जो मैंने P3 कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो आपका हाफ फील्ड था, और जो P6 कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये फुल फील्ड है, तो इसलिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब चौथे यहाँ P6 के आगे लिख लो, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है। तो फुल फील्ड सबशेल जो है वो हाफ फील्ड सबशेल से, हाफ फील्ड सबशेल और फुल फील्ड सबशेल जो ज्यादा स्टेबल होते हैं।
पे हेडिंग थोड़ा चेंज कर लो, ऑर्बिटल्स की जगह सबशेल कर लो तो अच्छा रहेगा. राइट डाउन द टाइटल, स्टेबिलिटी एंड हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस कर लो इंस्टेड ऑफ ऑर्बिटल्स. करेक्ट कर लो, ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो ऑर्बिटल टर्म आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्योंकि ऑर्बिटल से मतलब नहीं है उस चीज का, हमें कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करने हैं. तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस कर लो. तो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा और जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. उसका लॉजिक क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, अब यही काम आप डी के केस में कर लोगे. अब यही काम आपको डी के लिए करना है, फिर से क्वेश्चन लिखो. तो डी के केस में हाफ फील्ड कब बनेगा, D5. तो D4 और D5 कंपेयर करो और D9 और D10 कंपेयर करो. यही क्वेश्चन एक बार फिर से लिख डालो. तो explain why D5 configuration is more stable than D4 and D6. Write down the question. Explain why D5 configuration is more stable than D4 and D6 configuration. यही सेम लॉजिक देखो हाफ फील्ड का लग रहा है. अब फ्यूचर के लिए डायरेक्ट याद रखना है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है. क्यों होते हैं वो एक्सप्लेनेशन अब आपको समझ में आना चाहिए. सर हम लोग कंपेयर सिर्फ कंसेक्यूटिव इससे करते हैं सर, और आगे इलेक्ट्रॉन्स. पीछे से करोगे तब तो और ज्यादा अंतर आ जाएगा ना एक्सचेंजेस में. जो क्लोजेस्ट है उसी में एक्सचेंजेस मैच कर सकते हैं. D3 से कंपेयर करोगे तब तो और कम स्टेबिलिटी आएगी. D4 तो D3 से भी ज्यादा स्टेबल होगा. नंबर ऑफ एक्सचेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आते जा रहे हैं. और D6 के बाद आगे चलेंगे तो फिर और पेयरिंग एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. तो जब D6 ही कम स्टेबल है तो आगे वाला और कम होता जाएगा. तो कंपैरिजन है, मतलब आप और भी कर सकते हैं, बाकी ये ऐसे कंपैरिजन जो बिना वैल्यू के कर सकते हैं. अब इसके आगे के कंपैरिजन आएंगे तो फिर वैल्यू चाहिए होगी कि कितनी पेयरिंग एनर्जी और कितनी एक्सचेंज एनर्जी. दिस कंपैरिजन इज पॉसिबल विद लॉजिक, अदर कंपैरिजन विल बी पॉसिबल विद द वैल्यूज. अगर आपको पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन करना होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको डेटा दे देंगे और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो आपको बता देंगे कि एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ये और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ये, तो नेट एनर्जी निकाल सकते हैं. उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा. अब यही काम आपको D5 और D4 D6 के लिए करना है. तो मैं तीनों ड्रॉ करे दे रहा हूँ एक एक करके. फटाफट ड्रॉ करो. D5 D6 और D4 के कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो. ये आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाफ फील्ड. D4 लिख लो. D4 कॉन्फ़िगरेशन में चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन पहले हंट्स रूल से ही सही लिखना है. अगर कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिख दोगे तब तो फिर कुछ बताया ही नहीं जा सकता. D6 कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा. ये तीन कॉन्फ़िगरेशन हो गए. ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस लिखेंगे कितने आएंगे, 10. वही सेम तरीका, 5 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, एक एक्सचेंज आ जाएगा. 5C2 मैथ से जैसे स्पेक्ट्रल लाइन काउंट करना सिखाया था वैसे इसको भी काउंट कर लो. तो 5C2 मतलब 10, या n इंटू n माइनस 1/2 लिख लो सीधे सीधे. तो 5 इंटू 4/2 आ जाएगा. काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
ये टोटल 10 एक्सचेंजेस हो गए। नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने का तरीका वही लगा लेना जो आप स्पेक्ट्रल लाइन के लिए लगाते थे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। जितने सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन है उसका n इंटू एन माइनस वन बाई टू कर लो हमेशा। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निकालेंगे तो कितने आएंगे, 6, 4 इंटू थ्री बाई टू। और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निकालेंगे तो फिर से 10, क्योंकि सेम स्पिन के तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन तो काउंट नहीं करना होता, तो ये भी 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नीडेड होगी, सेम लॉजिक फिर से लग जाएगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन से D5 इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, और D6 कॉन्फ़िगरेशन D5 से कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये सेम एक्सप्लेनेशन फिर से लिख लेना जो ऊपर P के लिए बताया मैंने। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे तो D5 हैज मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, हैज मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर स्टेबल देन D4, एंड इन D6 पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो लेसर स्टेबल देन D5। तो D5 D4 से भी स्टेबल है, D6 से भी स्टेबल है, तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यही चीज़ फुल फील्ड पे लगा सकते हो, एक बार D9 D10 कंपेयर करके देख लो सेम लॉजिक से। ठीक है, तो D10 और D9 कंपेयर करेंगे तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में देखो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 10 इलेक्ट्रॉन एक स्पिन वाले के से और दूसरे वाले के से भी 10, तो टोटल 20 एक्सचेंजेस हो गए। और D9 कॉन्फ़िगरेशन में जो सिमिलर स्पिन है उससे 10 एक्सचेंजेस और जो अपोजिट स्पिन है उससे 6 एक्सचेंजेस, तो टोटल 16 एक्सचेंजेस हुए। तो मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसलिए D10 कॉन्फ़िगरेशन D9 से ज्यादा स्टेबल होगा, सेम लॉजिक से जो पहले सिखाते हुए आ रहा हूं। अब इसमें रैंडम नहीं कंपेयर करना है, जैसे D4 D6 अगर आप पूछोगे तो सीधे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि D6 में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है रिक्वायर्ड है और D4 में एक्सचेंज एनर्जी कम है। तो अब ऐसा केस हो गया, इनकम भी कम है और इनकम भी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, अब रिजल्टेंट क्या होगा ये बिना वैल्यू के नहीं बताया जा सकता। तो हर क्वेश्चन लॉजिक से नहीं सॉल्व होगा, कुछ चीजों के लिए हमें एग्जैक्ट डेटा रिक्वायर्ड होगा, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू वाइज पूछेंगे तो फिर हमें डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में। अब नई बात, जब तक लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं तो वो केसेस बता दिए, तो लॉजिक से जो सॉल्व हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे D9 D10 D5 D6 D4 ये सब कंपेयर हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी कंपेयर करके हम ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो अब इसी से हम लोग देखो ये चीज एक्सप्लेन कर लेंगे कि अबोव प्रिंसिपल में एक्सेप्शन क्यों था। इसमें पेयरिंग एनर्जी भी कंपेयर करेंगे बेटा तो भी वही सेम लॉजिक है ना, इसमें एक्सचेंजेस का नंबर हायर है, रिलेटिवली हायर है, केवल एक पेयरिंग का फर्क पड़ रहा है, तो 4 एक्सचेंजेस सफिशिएंट सिग्निफिकेंटली गुड होते हैं एक पेयरिंग एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए। और हम लोग लॉजिक से भी जानते हैं कि D4 D5 होता है। अगर आप यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कंपेयर करोगे तो D10 में आपको 5 पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, D4 में 4 पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बट 4 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सिग्निफिकेंटली हायर नंबर होता है। 4 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सिग्निफिकेंटली हायर नंबर होता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। या अगर और सिंपल लॉजिक से समझो तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, ये लोग डिफॉल्ट जानते हैं, तो हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, अदरवाइज सारी चीजें वैल्यू एक्सप्लेन होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर एनर्जी सिस्टम की कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है? यस, किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर कम हो जाती है तो स्टेबल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अब इसी से हम लोग अबोव प्रिंसिपल के जो एक्सेप्शंस थे वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो 4s1 3d5 क्यों करा था हमने, तो आप इसी एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो, या एक्सप्लेनेशन फॉर अबोव प्रिंसिपल एक्सेप्शन टू अबोव प्रिंसिपल ये लिख सकते हो हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक्सप्लेनेशन फॉर exceptions to above principle। So next time लिखना है explanations for exceptions to above principle, explanations for exceptions to above principle लिखा है नहीं। अब इसमें देखो वन बाय वन टैकल करना शुरू करना है। सबसे पहले केस क्रोमियम का ही चेक लेते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर ही दो मेन केस हैं जो हमें बार बार पूछे जाते हैं हमारे कोर्स में, वही दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकियों पे भी सेम रूल लगेगा। तो अगर हम क्रोमियम 24 का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको याद है दिस इज ऑर्गन 4s1 3d5,
ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। इस एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एस सब शेल भी हाफ फिल्ड है और D5 भी हाफ फिल्ड है। ठीक है, और अगर हम इसका अकॉर्डिंग टू आफो प्रिंसिपल लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आफो प्रिंसिपल क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज ऑर्गन 4s2 3d4 है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लॉजिक ये है कि अगर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आफो प्रिंसिपल से कम स्टेबल आ रहा है, क्यों स्टेबल कम आ रहा है? क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d तक पहुंचाने के लिए 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठा के 3d में पहुंचाया हमने, तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर वो एनर्जी इसकी एक्सचेंज एनर्जी से कॉम्पनसेट हो गई तब तो ऐसा होगा, नहीं हो पाई तो नहीं होगा। समझ आया? तो जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे मोर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से मोर स्टेबल हो रहा है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर वो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी के कॉम्बिनेशन से कॉम्पनसेट हो गई तो काम बन जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन 4s में पेयर हो रहा है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम उसी एनर्जी को 4s के इलेक्ट्रॉन को दें और बोले 3d तक चले जाओ, तो अगर वो उस एनर्जी से 3d तक पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आप से लिख रहे हैं वो स्टेबल होगा। तो आप प्रिंसिपल में सारी उन जगहों पे एक्सेप्शंस आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के कॉम्बिनेशन से इतनी एनर्जी बन जाए कि फाइनली वो एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में स्विच कर जाए, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, मोर एक्सचेंज एनर्जी होगी, इसलिए मोर स्टेबल आ जा रहा है। इसलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 लिखा है। अब ये चीज देखो वैनेडियम के केस में नहीं कर सकते। वैनेडियम के केस में 4s2 3d3 था, तो आप बोलो सर एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में पहुंचा दो, तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में पहुंचाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो एक्सचेंज एनर्जी से कॉम्पनसेट नहीं हो रहा होगा, इसलिए वैनेडियम में ऐसा नहीं करते। लेकिन पैलेडियम में ऐसा हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। जो स्टैंडर्ड केसेस हैं वो हम एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे अपने लॉजिक से लिख देंगे, और जो एक्चुअल आपको लिखने हैं उन सब के लिए आपको वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। तो जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग अपने कोर्स में पढ़ते हैं वो सब तो हमारे लॉजिक से एक्सप्लेन हो जा रहे हैं। जो लॉजिक से नहीं एक्सप्लेन हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। समझ आया? तो केवल हाफ फील्ड लिखना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d तक पहुंचाना है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वो रिक्वायर्ड एनर्जी अगर हमें एक्सचेंज एनर्जी से मिल जाएगी तो काम बन जाएगा, नहीं मिल पाएगी तो नहीं बन पाएगा। समझ आई बात? तो D5 कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर एक्सचेंज एनर्जी। तो वो एक्सचेंज एनर्जी जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d तक पहुंचाने के लिए यूज हो जा रही है, और वो इतनी सफिशिएंट है कि वो ऐसा कर पा रही है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको? यही चीज कॉपर के केस में कर लो। यही काम अगर कॉपर के केस में करेंगे तो कॉपर 29 कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s1 3d10। यहाँ भी s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके D10 में पहुंच गया, 3d में पहुंच गया D10 बनाने के लिए, और जब D10 बना दिया तो ये फुल फिल्ड हो गया, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। दैट इज इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि 4s को इलेक्ट्रॉन को 3d तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारे एक्सचेंज एनर्जी से कॉम्पनसेट हो रही है। और ये चीज अगर अकॉर्डिंग टू आफो प्रिंसिपल लिखेंगे तो आफो प्रिंसिपल के हिसाब से क्रोमियम कॉपर 29 के कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्गन 4s2 3d9 आएगा। ऑर्गन 4s2 3d9 लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो D9 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम है,
इसलिए ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नीचे देखेंगे T10 कॉन्फ़िगरेशन have more exchange energy. D10 configuration have more exchange energy. Hence more stable. कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ रहे हैं ना? तो केवल एक लॉजिक नहीं है, पूरी बात समझनी है कि एक्सचेंज एनर्जी से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, अगर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पहुंचा दे, तब तो हम ऐसा करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपो प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो आपो प्रिंसिपल का एक्सेप्शन केवल तभी बनेगा जब एक्सचेंज एनर्जी अपनी इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा दे दे, क्योंकि ये एनर्जी तो हम n+l से काउंट नहीं कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मिल रही है और पेयरिंग एनर्जी में वहां नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का कॉम्बिनेशन अगर इतनी एनर्जी क्रिएट कर ले तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दे, तो आपो प्रिंसिपल का एक्सेप्शन आ जाता है। क्लियर? इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। इन सारे केसेस को डील करने के लिए हम लोग बेसिकली तीन एनर्जी डील कर रहे हैं, एक एक्सचेंज एनर्जी, एक पेयरिंग एनर्जी और एक एक्साइटेशन एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है और एक्सचेंज एनर्जी रिलीज है। तो अगर एक्सचेंज एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी इन तीनों का कॉम्बिनेशन नेट एनर्जी रिलीज बन गया तो बस वो प्रोसेस वर्कआउट कर जाएगा, क्योंकि सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ आई बात? तो आपको हर बार एक्चुअल कंपैरिजन करना है कि पेयरिंग एनर्जी कितनी है, एक्सचेंज एनर्जी कितनी है और एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है। तो अगर हमारी एक्साइटेशन एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू एक्सचेंज एनर्जी से कॉम्पनसेट हो जा रही है तो सर्टेनली इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। समझ आई बात? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी अपने आप ही कॉम्पनसेट करके दे दी। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, जितना लोअर एनर्जी सिस्टम होगा उतनी हाई स्टेबिलिटी होगी। समझ में आई बात? नहीं, आपके कोर्स में मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक्सचेंज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू देके सॉल्व नहीं करना होगा, आपको लॉजिक से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पहले से पता है। इसीलिए मैंने सब एक्सेप्शंस जो आपको प्रिंसिपल नोट कराया आपको सब कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही पता है कि ये सब एक्सेप्शंस हैं और क्यों एक्सेप्शन है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो एक्सप्लेनेशन लिखते टाइम आपको हर बार ध्यान रखना है कि एक्सचेंज एनर्जी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी को कॉम्पनसेट करेगी। आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो उसको वैल्यूज के साथ भी बताया जा सकता है। ठीक है, डन। सो विल स्टॉप हियर।